नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में दोबारा इंडिगो जैसा संकट पैदा ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या यह सिर्फ एक प्राइवेट एयरलाइंस का संकट है या फिर यह एक नेशनल एविएशन इमरजेंसी थी? ये सारे सवाल आज पूरे देश के दिमाग में चल रहे हैं। इसलिए आज डीकोड में इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हमारे साथ होंगे। इस इंटरव्यू के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस हफ्ते राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत की संसद में इस पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया था और फिर वंदे मातरम के टुकड़े हुए। अब हमारे ही देश के कुछ नेता और कुछ सांसद वंदे मातरम नहीं गाने की आजादी मांग रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि जेन जी को आखिर शादी से डर क्यों लगता है और आजकल के रिश्ते इतने कच्चे क्यों होते जा रहे हैं कि लोग न तो शादी के रिश्ते में खुश हैं और ज्यादातर युवा अब शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हमारे साथ मौजूद हैं श्री के राम मोहन नायडू, जो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नायडू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी। नायडू साहब, पूरा देश आज आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आपको सुनना चाहता है और यह जानना चाहता है कि जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस के बाद आप इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं? सुधीर जी, जो ये क्राइसिस हुआ है, एक चीज इसमें से जरूर हमें पता चलता है कि ये इंडिगो के अंदर इंटरनल जो क्रू मैनेजमेंट का विषय रहता है या फिर पायलट्स का जो यूटिलाइजेशन का विषय है, उनकी जो अंदर की गड़बड़ी थी, उसके वजह से ये पूरा हमें ये दिक्कत देखने को मिली। तो इसके लिए हम अपने मंत्रालय से पहले हमारी तरफ से एक कमेटी भी डीजीसीए से हमने रखा 4 अधिकारियों के साथ कि 15 दिन के अंदर इसके सारे विषयों पर, इसमें 2 चीजें हैं। एक, जो 1 नवंबर से एफडीटीएल के जो नियम लागू हुए थे, अगर उसी के कारण होता तो क्यों 1 महीने के बाद यह विषय बाद में निकला कि दिसंबर 3 को यह विषय क्यों निकला। और दूसरी चीज, एकदम से जब दिसंबर 3 को ये डिलेज और कैंसिलेशंस हमें देखने को मिले, तो उसके बाद भी कम्युनिकेशन क्यों नहीं ठीक से गया ताकि वो पहले से ही रोक सकें जो कैंसिलेशन हो रहे थे। तो जो पैसेंजर थे उनको क्यों नहीं रोका गया कि पहले से ही बताया गया, वो सही कम्युनिकेशन क्यों गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने भी थे, उन सब के लिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी रखी है। उसके बाद भी हमने एक शो कॉज नोटिस भी दिया अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो सीईओ हैं इंडिगो के और जो अकाउंटेबल मैनेजर रहते हैं, डीजीसीए का जो संपर्क रहता है इंडिगो के साथ, उन दोनों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिया। तो ये दोनों विषय पे जैसे ही हमारे लिए वो समाचार मिलेगा, तो उसके तहत पूरी जानकारी के साथ हम जो कार्रवाई लेंगे, पूरे नियम के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ। और इसमें हम एक और चीज भी जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह के हालात हमारे पैसेंजर्स, यात्रियों को सहना पड़ा और जिस तरह की इनकन्वीनियंस उन सबको, जो असुविधा उन सबको झेलना पड़ा ये एयरपोर्ट्स पे, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा एक्शन होगा। और दूसरा विषय, और ये एक एग्जाम्पल भी हम मंत्रालय से सेट करना चाहते हैं कि कभी इस तरह का, क्योंकि ये ऑपरेशंस का मामला है और इंडिगो का अंदर का मामला है, हम मंत्रालय से क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, वो नियम का पालन करें, उस तरह का हम विजिलेंस रखते हैं, मॉनिटरिंग रखते हैं। तो इन सब का कंप्लायंस हमने पहले से इंडिगो से लिया था कि ये नियम 1 तारीख से जो आने वाला है, उसका कंप्लायंस हम इंडिगो से लिया। और इसी बात पे अगर बोला जाए तो 1 दिसंबर को, मतलब जब 3 दिसंबर को हमें ये हादसा देखने को मिला, तो 2 दिन पहले 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ डीजीसीए ने स्पेशली एफडीटीएल के क्लैरिफिकेशंस के लिए एक मीटिंग भी रखा। जो क्लैरिफिकेशंस मांगे गए थे, उसको क्लैरिफिकेशंस डीजीसीए ने दिया। तो उस समय भी ये विषय कभी उठाया नहीं गया था। तो क्या वजह थी कि उसके 2 दिन बाद अचानक ये ऐसे इस तरह का परिस्थिति होती है? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं, तो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जरूर इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो इस इंडिगो के लिए ही नहीं, बाकी आगे आने वाले समय में भी इस तरह के हालात पैदा ना हो और एयरलाइंस इस तरह की गलती ना करे, उस तरह का एक्शन हम लेना चाहेंगे। जी, आपने जो कुछ अभी बातें बताई,
मैं भी अगर सुन रहा हूं उनको तो ऐसा लगता है कि इंडिगो पर एक शक होता है। क्या आपको इंडिगो पर शक है? क्योंकि मुझे ये बातें सुनकर शक होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, उन्होंने तैयारी नहीं की और आपको भी इन्फॉर्म नहीं किया, डीजीसी को इन्फॉर्म नहीं किया, अपने यात्रियों को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम तैयार नहीं हैं। अगर उनकी 2200 फ्लाइट्स हर रोज होती हैं तो वो इन्फॉर्म करके उसको घटा सकते थे, 1500 फ्लाइट्स कर देते, 1000 फ्लाइट्स कर देते, लेकिन बताकर करते। आपको क्या उन पर शक होता है, उनकी मंशा पर? तो इस विषय को जरूर इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि शक की वजह से ये प्रश्न तो जरूर हमारे सामने खड़े होते हैं, जबकि हमारा ये मंत्रालय उनके लिए खुला था, हमारे डीजीसीए हर एयरलाइन से संपर्क में था, क्योंकि आप एक दूसरे विषय भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम जो एफडीटीएल है, जो सारे एयरलाइंस पे लागू है, तो सिर्फ इंडिगो के सर्टेन ऑपरेशंस पे ही क्यों देखने को मिला, वो भी 1 महीने के बाद क्यों देखने को मिला। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हमारे जो इंटरनल, हम भी जब रिव्यू कर रहे थे, हम भी इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, और ये एफडीटीएल जो लागू होना था वो हाईकोर्ट का ऑर्डर अप्रैल में ही निकल गया था। उसी समय से हम संपर्क में थे सारे एयरलाइंस में कि जुलाई 1 से 15 नियम हम लागू करेंगे और 1 नवंबर से 7 और नियम हम लागू करने वाले। ये 8 महीने पहले से ही ये चल रहा था विषय, और उसी टाइम से हम क्लैरिफिकेशंस हो या उनके एग्जाम्पशंस हो या इसके ऊपर और विषय हो, उसके बहुत सारे हमने कंसल्टेशन मीटिंग रखे हैं, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की। तो इतना करने के बाद भी, और दूसरा ये इंडिगो जो 20 साल से इतनी अच्छी तरह वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस चला रहा था, तो अचानक से इतना बड़ा हादसा ये कैसे उनको पता नहीं चला, और किस तरह का प्लानिंग, जिस तरह से वो पहले करते थे उस तरह का प्लानिंग इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया। तो ये सारे सवाल जरूर हैं हमारे पास, तो इसीलिए हम ये जो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है उसमें इन सब के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी नायडू साहब, क्या आप ये जो क्राइसिस है सिर्फ इसे एक प्राइवेट एयरलाइंस का संकट मानते हैं या फिर ये एक नेशनल एविएशन इमरजेंसी है? ये एक तरह से प्राइवेट एयरलाइंस का ही संकट है, और नेशनल एविएशन का नहीं मानूंगा, क्योंकि बाकी सारे एयरलाइंस भी थे, उन्होंने एक अच्छा सा एक कॉमरेडरी दिखाया। जब इस तरह का हादसा हुआ वो सब एकजुट होकर सबने सपोर्ट किया। तो ब्रांड एविएशन जो है इंडिया का, उस सबको और मजबूत करने के लिए सारे स्टेक होल्डर साथ में आए। एयरपोर्ट्स की बात करें, सीआईएसएफ सिक्योरिटी हो या फिर अदर एयरलाइंस हो, सब ने इस विषय में एक अच्छा सा निर्णय लेकर सब लोग साथ में आए, और जो ब्रांड इमेज है उसको डैमेज और ना पहुंचाएं, उन सब ने एक तरह से मदद की। ये एक सिंगल्ड आउट इंसिडेंट है जो इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ इंडिगो की वजह से हुआ। हम उसी नजरिए से देखेंगे और उसके अंदर क्या हुआ ये जानने के बाद उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। मैं इसे दूसरे शब्दों में भी ऐसे कहना चाहूंगा कि क्या इंडिगो एयरलाइंस इतनी बड़ी बन गई है ये 64% मार्केट शेयर के साथ कि आज सरकार के लिए इसे रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा है और ये आपको भी ब्लैकमेल कर रही है? ये बिल्कुल झूठ है कि हम या तो उनके दबाव में या प्रेशर हमारे ऊपर कर रहे हैं और मंत्रालय इस तरह का काम करते हैं या डीजीसी इस तरह का काम करता है। ये मैं किसी तरह से मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस तरह के स्टेटमेंट्स को, क्योंकि जब मंत्रालय एयरलाइंस को देखती है तो बड़े हो या छोटे हो सबको एक ही यूनिफॉर्म तरीके से हम देखते हैं। जो नियम हम लागू करते हैं सबको यूनिफॉर्मली करते हैं, और हमारी सोच यही रहती है कि जो छोटे एयरलाइंस है या फिर जो एयरलाइन की कंपनी है जो 1 या 2 या 3 भी जहाज चलाते हैं उसको भी उसी तरह हम देखें, उसी तरह हम प्रोवाइड करें, या हो सके तो छोटे एयरलाइंस को और हम मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास मंत्रालय से रहता है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े रूट्स हो, ट्रंक रूट्स हो, प्राइम सेक्टर के रूट्स हो, तो जिस तरह से बड़े एयरलाइंस को जिस तरह से मिलता है उससे ज्यादा हम स्लॉट एलोकेशन हम छोटे वाले को देखते हैं ताकि कंपटीशन उस सेंस में रहे। तो हमारे तरफ से ये नजर बिल्कुल साफ था कि हर एयरलाइंस को हम एक ही नजरिए से देखेंगे और किसी को ये मान के हुए नहीं चलेंगे कि इनका शेयर इतना ज्यादा है तो उनके लिए हम अलग से कुछ प्रावधान करेंगे या अलग से उनके लिए कुछ निर्णय लेंगे। ये मंत्रालय में ना कभी था और ना कभी रहेगा। बड़ा सवाल यह है कि आज हमारा जो पूरा सिविल एविएशन का इकोसिस्टम में मार्केट है वो 2 बड़े प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एक इंडिगो और एक एयर इंडिया।
और आप ये कह रहे थे कि हमारा बाजार, हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी हैं, कम से कम 5 और बड़ी एयरलाइंस की जगह है हमारे बाजार में, हमारे मार्केट में। तो ये जो जगह है ये आखिर कब भरेगी, कब और 5 एयरलाइन आएंगी ताकि इस तरह की जो एयरलाइंस हैं वो अकेले अपने दम पर लोगों को परेशान ना कर सके? आप सुधीर जी, एक चीज तो आपको भी पता होगा, जिस तरह से पिछले 10 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजन के साथ हमने एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाया। उसमें खास करके मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हुई है। 74 एयरपोर्ट्स 2014 से लेकर अभी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 164 एयरपोर्ट्स। तो इतने सारे एयरपोर्ट हमने इसलिए बनाए क्योंकि लोग चाहते थे कि सब एविएशन से जुड़े। हमने रिमोट एरियाज में टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट्स बनाया। तो एक तरफ से जैसे हम एयरपोर्ट बनाते गए, हमारे देश का एविएशन डिमांड भी बढ़ता गया। उसके सहद जो एयरलाइंस थे, हमने एक उड़ान स्कीम जो भी लेके आए, तो नए एयरलाइंस को भी हमारे मार्केट में आने की एक सुविधा हमने बनाई। तो फ्लाई 91, स्टार एयर, इंडिया वन एयर, ऐसे छोटे छोटे प्लेयर्स थे जो आए और वो सारे सक्सेसफुली अभी रन भी कर रहे हैं। तो एक कोशिश हमारी जो थी, एक तरह से एक सफलता हमने प्राप्त करी, पर उसको और भी हमें बढ़ाना है। तो हम प्रमोट कर रहे हैं एविएशन को कि इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, डिमांड इतना ज्यादा है, तो मार्केट में एक अच्छा एक ब्रांड हमने बनाया है। और दूसरी तरह से हमने पार्लियामेंट में भी एक एक्ट को हमने पास किया, जिससे लीजिंग ऑफ प्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स को वो भी आसानी से हम ले पाए। हमारे देश के अंदर जो आयरलैंड करता है या बाकी सारे देश करते हैं, उसी तरह का एक मार्केट जिस तरह से हमारे यहाँ पे डिमांड बना है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को आसानी से हमारे मार्केट में लेके आने के लिए वो भी हमने किया। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, जिसका एक विजन जो था ये था कि हमें एयरलाइंस बढ़ाएं यहाँ पे, और जो एयरलाइंस में भी एयरक्राफ्ट्स की संख्या है वो बढ़ाएं। बट ये दूसरा एक जो ग्लोबल संबंध में हम देखें तो एक बॉटलनेक जो है वो एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है। कोविड के बाद जिस स्पीड से ये एयरक्राफ्ट बन रहे थे, उसका ये स्पीड कम हुआ। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, उसके में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो या तो बोइंग का आप लेंगे या एयरबस का जो लेंगे, जो दो बड़े कंपनीज हैं जो प्लेन बनाती हैं, तो उनका स्पीड ऑफ डिलीवरी बहुत कम हुई है। उसमें हमारे यहाँ पे इतना डिमांड अभी है कि 1700 प्लेन अभी ऑर्डर में है। मानिए अगर ये 1700 प्लेन आते हैं हमारे यहां पे, तो और कितना ज्यादा मार्केट हमारे पास रहता। तो यही एक संकेत है कि और बाकी एयरलाइंस को हमारे देश में आने के लिए। और दूसरी तरह से अगर मैं बोलूं तो हमने किसी को रोक के नहीं रखा कि इस एयरलाइंस इंडस्ट्री में कोई आ नहीं सकता, हम तो बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मेरे मंत्री बनने के बाद ये 18 महीने में हमने 3 नए प्लेयर्स को एनओसी भी दिया है, और हम बार बार उनके साथ ये संपर्क करते रहे कि आप जल्दी से एयरक्राफ्ट्स भी लेके आइए। बट मैंने वो प्रॉब्लम भी बताया क्यों नहीं आ रहे। बट हमारी तरफ से यही कोशिश है कि और एयरलाइन कंपनी हमारे देश में रहें, और एक एक एयरलाइन कंपनी के साथ जो नंबर मैंने बताया कि 5 हो सकते हैं, एक एक कंपनी के पास मिनिमम 100 प्लेन रन करने की एक कैपेसिटी और डिमांड हमारा एक इंडियन एविएशन सेक्टर आज के उस सेंस में क्रिएट करता है। और ये बढ़ने ही वाला है, आगे जाके बढ़ने वाला है। तो ये कोशिश हमारे मंत्रालय से जारी रहेगा। जी नायडू जी, एक बात और भी है। देखिए, इंडिगो को तो सभी दोष दे ही रहे हैं, उनकी गलती है, लेकिन डीजीसीए का जो रोल है उस पर भी सवाल जरूर होना चाहिए। मैं जानता हूं डीजीसीए आपके डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन अभी डीजीसीए को हमने एक वॉच डॉग की तरह बनाया था। ये एक संस्था है जो नजर रखेगी। क्या ये वॉच डॉग से हटकर एक पोस्टमैन की तरह बन गई है? और अगर इंडिगो ये सब कर रही थी तो ये डीजीसीए की नजरों में क्यों नहीं आया? इसलिए डीजीसीए से भी क्या आप सवाल पूछेंगे? ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि वो पोस्टमैन की तरह बने हैं, क्योंकि अभी आप सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहती। उसका क्रेडिट भी डीजीसीए को जाता है कि वो एफडीटीएल के नियम लागू करवाने में, या फिर उसके सही तरह से नियम बनाने में, या फिर सेफ्टी जो हर फ्लाइट का। अभी आप देखेंगे कि मान लीजिए आज के सेंस में जो 2200 फ्लाइटें जानी थी इंडिगो के, फिर भी 1700 ऑड वो फ्लाइट्स आज कर चुके हैं। तो 1700 फ्लाइट्स को भी वो उन्होंने सेफ तरीके से मैनेज कर रहे हैं।
और बाकी देश में भी इतने सारे एयरलाइंस घूम रहे हैं, तो उन सबको भी सेफ मैनेज कर रहे हैं। ये सब ड्यूटी रहता है डीजीसीए का, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस विषय में, क्योंकि यह हादसा इतना बड़ा और जो होना नहीं चाहिए था वो हुआ है, तो जरूर हमारे अंदर भी इसका एक इंटरनल रिव्यू करेंगे। इसका इंटरनल कर कर कहां पे कमियां थी, या किसी संस्था में थी या किसी के निर्णय में थी, इसका भी जरूर हम करेंगे। वहां पे भी कुछ निर्णय लेना होगा तो बिना पीछे हटे वहां पे भी हम निर्णय जरूर लेंगे। और डीजीसीए को और सशक्त बनाने में और सेफ्टी के हिसाब से और मजबूत बनाने में जो भी निर्णय लेने के लिए आवश्यक रहेगा उसको भी हम पूरी तरह से लेंगे। डू यू थिंक डीजीसीए नीड्स मोर टीथ? Absolutely. DGCA definitely needs more teeth, and it has more teeth, and it has been doing what it needs to be doing. But to reach that global standards and to ensure these kind of incidents also don't happen, we will revisit the existing rules and guidelines, and we will look into all. And especially one thing that I wanted to mention in this regard is the passenger rights. Passenger rights definitely need to look a revisit, and I'll take the responsibility to revisit them and ensure the rights of the passengers in all circumstances. हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में ये सब रहता है। डे टू डे ऑपरेशंस और क्राइसिस के टाइम पे भी किस तरह से हमें पैसेंजर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर भी हम जरूर एक स्पेशल फोकस रखकर उसके अंदर जो निर्णय लेने पड़ेंगे उसके लिए भी हम आगे आएंगे। और आपका जो दूसरा प्रश्न भी था कि डीजीसीए किस तरह से करेगा, डीजीसीए रेगुलेटर है, रूल बनाता है, वो देखता है कि किस तरह से वो रूल कंप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको एडेयर कर रहे हैं। बट ये जो विषय हुआ है ये इंडिगो के इंटरनल डे टू डे ऑपरेशंस है। अब आप बोलेंगे कि ये सब नहीं देखा, तो ऐसा इस तरह का परिस्थिति हो जाएगा जब एयरलाइंस ही डीजीसीए रन कर रहा है, जबकि ये एयरलाइंस की रनिंग ऑपरेशंस, किस तरह के उनके क्रू के मैनेजमेंट करना है, किस तरह के उनके रूट्स को मैनेजमेंट करना है, ये एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। और वो सब ठीक तरह से कर रहा है, वो सेफ्टी का पालन कर रहा है, या फिर हम जो नियम बनाए उन सब का पालन कर रहा है, या फिर वो नहीं कर रहा है तो किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, ये सब एक डीजीसीए का एक आमतौर से उनका वो एक ज्यूरिसडिक्शन बनता है। हाउ डू यू रेट इंडिगोज सीईओ एंड इंडिगोज मैनेजमेंट? डेफिनेटली दे हैव फेल्ड इन curtailing दिस इंसिडेंट। उनकी पहली जिम्मेदारी उनकी रहती है कि इस तरह का इंसिडेंट ना हो, तो जरूर मैं इतना बोलूंगा कि उनकी जिम्मेदारी थी और वो जरूर फेल हुए। तो उसी के वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए हमने शो कॉज नोटिस भी दिया और रिप्लाई भी आया है, उसको ध्यान से हम डीजीसीए के साथ हम विल गो थ्रू दैट रिप्लाई, और उसके बाद जो एनफोर्समेंट एक्शन लेना होगा जरूर हम लेंगे। बहुत जगह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। देखिए, पहले एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसके बाद फिर जो हमारे विमानों का जो जीपीएस सिस्टम है उसे हैक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये नया सिविल एविएशन सेक्टर में नया क्राइसिस आया। ये तीन बड़ी घटनाएं हम देख सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा सिविल एविएशन सिस्टम वैसे भी अब निशाने पर आ गया है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई षड्यंत्र, ऐसी चीज आपको लगती है? क्या उसकी भी आप जांच कराएंगे? नहीं, हर विषय जब भी कुछ चीज होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो हम हर सारे तरीके से हम सारे कोने से हम देखते हैं और सारे तरह से जांच करते हैं। लोकल टेक्निकल एंगल, सेफ्टी एंगल और इंटेलिजेंस एंगल, हर तरीके से हम सारी चीजों को, ताकि ये हादसे रिपीट ना होए। और दूसरा विषय अगर बोलूं तो सिविल एविएशन आज काफी बड़ा सेक्टर आज देश में बन गया है। पहले 10 साल या 20 साल से पहले अगर देखेंगे एक छोटा सेक्टर की तरह था, कम लोग ट्रैवल करते थे, पर आज एक मेजर नेटवर्क बन गया है और कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, और लोअर इनकम क्लास के लोग भी आज सिविल एविएशन जुड़े, तो काफी बड़ा सेक्टर बना है। तो इसके वजह से हमें और जो अपने गाइडलाइंस हैं उसको भी रिविजिट करके दिन बर दिन हमें अपग्रेड करने चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, सारे कंटिन्यूअसली है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सिविल एविएशन का जिस तरह से एक चार्म भी है, उसी तरह एक चैलेंज भी है। और मैं कंट्रोवर्सी से ज्यादा अपने काम के ऊपर ध्यान देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा एक विजन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे लिए एक खास तौर से एक विजन है कि सिविल एविएशन सेक्टर और बढ़े, और लोग इससे जुड़े, और लोग इसका सुविधा ले, और लोग इससे ट्रैवल करें। तो उस तरह का कैपेसिटी बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म बनाएं,
एक चीज हमने जो बात करी कि और एयरलाइंस को आना चाहिए, हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि और एयरपोर्ट हम बनाने में लगे हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, दिन बर दिन दुनिया में अगर देखें एविएशन में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम इन डेप्थ जा रहे हैं सिविल एविएशन में, उस सेंस में कि जहां प्लेनें बाहर बनती थी अभी यूरोप में देखने को मिलता है या यूएस में देखने को मिलता है, उसी तरह भारत क्यों ना बनाए, भारत में अपनी प्लेन क्यों ना बने। तो उसीलिए हमने भारतीय वायुयान अधिनियम जो दोनों सदन में पारित किया था, उसमें खासकर इसी विषय पे हमने ध्यान दिया कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनेगा, आज भारत डिजाइन का स्टेट बनेगा, आज भारत ऑपरेशंस का स्टेट बनेगा। तो ये सारे विषय एक विजन के साथ हम जा रहे हैं कि भारत में सिविल एविएशन नेटवर्क और मजबूत करें, और जरूर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे और उस चैलेंजेस को पहले से ही हमें पता करना, उस चैलेंजेस का सामना करना, और हमारे जो यात्री हैं या फिर इस सेक्टर से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना भी ये मंत्रालय का काम है, और उसके ऊपर खास ध्यान देकर हम काम करते रहेंगे। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात की, ये जब पूरा क्राइसिस हुआ, क्या प्राइम मिनिस्टर ने आपसे इस बारे में बात की? क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट ली आपसे, पूछा आपसे कि ये सब क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी घटना थी, तो जरूर उन्होंने भी हमसे बात करी, उन्होंने भी रिपोर्ट लिया, गाइडेंस दिया किस तरह से इसको और अच्छी तरह करना है। और उनका भी फोकस वही रहा है कि पैसेंजर्स को पहले हमारे ध्यान पैसेंजर्स पे होना चाहिए, उनको जो भी सुविधा मिलनी है उनको पूरी तरह से हो सके तो उससे ज्यादा भी कितना कर सकेंगे वो मंत्रालय से, सरकार के उनकी तरफ से करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके हमें ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करना चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो वो सारे चीजें उनके गाइडेंस लेकर, पीएमओ को गाइडेंस लेकर हम सबको सारे स्टेक होल्डर से, सिर्फ वही नहीं मंत्रालय भी आप देखेंगे तो दिसंबर 3 से लगातार सारे स्टेक होल्डर से हम संपर्क में रहे, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सीआईएसएफ, फिर एयरपोर्ट के ऑपरेटर, एयरपोर्ट के डायरेक्टर, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी सहायता हम ली, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा पैसेंजर्स पे था और उसी को सोच के साथ हमने काम किया। आप खुद कितनी रात से नहीं सोए हैं इस क्राइसिस की वजह से? हाउ डिड इट अफेक्ट योर लाइफ? नो, डेफिनेटली इट इज अ चैलेंजिंग टाइम फॉर मी ऑल्सो। इस तरह के समय तो नींद नहीं आती है, और हमारा ध्यान भी, और मेरा ही नहीं, मेरे मंत्रालय में आप देखेंगे तो सबका भी हालत इसी तरह है। बट ये ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में बोलना, ये समय है जब हम सब मिलकर काम करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी है कि इस तरह के हालात में हम अपने लिए ना सोचें, बट लोगों के लिए सोचें, यात्रियों के लिए सोचें, और इसी नारे के साथ हम सबने काम किया है। और अब मंत्रालय में डीजीसीए हो, और खासकर जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन जो पैसेंजर्स के उस समय जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, एजिटेशन था, एंगर था, उस समय भी बहुत कूलली, कामली जो फ्रंट लाइन के जो एविएशन के वर्कर्स ने भी काम किया, उनको भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरह से सारे हालातों को नॉर्मलाइज करने में सबने जिस तरह से एक साथ मिलकर किया है, वो भी भारत के एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट का है तो उसका भी एक चित्र हमें दर्शाने दिखाता है। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है, और वो ये है कि हमारे देश में यात्रियों को ये बड़ी शिकायत रहती है एयरलाइंस से कि एयरलाइंस मुनाफा कमाती हैं, यात्रियों के जो राइट्स हैं उनका ध्यान नहीं रखती, यात्रियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती, होटल चाहिए तो होटल नहीं दिया जाता ठीक से, यानी उनके साथ व्यवहार जो है एयरलाइंस का ठीक नहीं है, और एयरलाइंस जो है सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचती हैं। इस चीज को लेकर अब जैसे मान लीजिए 5,500 अगर इंडिगो कहती है हमारे पास पायलट्स हैं, पायलट्स चाहिए 6,000, लेकिन वो 5,500 पर काम चला रहे हैं। हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रही है, और फिर वो कहते हैं कि कॉस्ट कटिंग इसलिए जरूरी है, नहीं तो हमें मुनाफा नहीं होगा। तो ये जो कॉस्ट कटिंग की जो सीमा है, और खास तौर पर यात्रियों को इनकन्वीनियंस देकर, इसकी क्या कोई सीमा आप तय करेंगे, कोई नया कानून आप लाएंगे? इसके ऊपर तो जरूर एक कानून ऑलरेडी है, हमारे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें खासकर पैसेंजर के राइट्स को भी हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, और एयरलाइंस को भी क्या किसका पालन करना है, अगर डिले होता है और डिले के समय भी कितना रहता है, कैंसिलेशन रहता है, ओवरनाइट का कुछ रहता है एयरपोर्ट पे, तो उन सबको कैसे पैसेंजर्स को एड्रेस करना है, ये पूरी तरह से हमारे पास नियम है। और हर बार हम यही देखते हैं कि उस नियम का कैसा पालन हो रहा है, और कभी हमें देखने को मिलता है अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमने पेनल्टी भी और एक्शन भी हमने लिया हुआ है, ये हमारा रिकॉर्ड है। पर आगे जाते हुए जिस तरह से अभी
हमें कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर इसको और मजबूत करना है, इसलिए मैंने पहले भी बताया कि पैसेंजर राइट्स पे हम जरूर रिविजिट करेंगे। रिविजिट करने के बाद हमें वो कॉन्फिडेंस पैसेंजर को कैसे दिलाएं, वो पैसेंजर को राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके ऊपर जरूर हम बड़ा एक रिवीजन का एक्सरसाइज जरूर हमारे डीजीसीए में, मंत्रालय में सारे स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद करेंगे। और दूसरी तरफ से ये फेयर्स का जो इशू है, हमने ये अगर सेपरेटली इस इशू को अगर देखेंगे तो हमें जरूर एक तरह से एक अंदाज था कि इसके बाद जब कैपेसिटी कम हो गई तो प्राइसेस भी बढ़ने लगेंगे। तो उसी लिए मंत्रालय ने इमीडिएटली इसके ऊपर रिएक्ट किया और हमने प्राइसेस को भी लागू कर दिया, प्राइसेस को भी हमने नियंत्रित किया, एक कैपिंग किया कि 500 किलोमीटर तक डिस्टेंस के हिसाब से स्लैब्स बनाए और उसके ऊपर से किया। और हमें ऑब्जर्व किया कि 2 एयरलाइंस ने इसको पालन नहीं किया तो उनको नोटिस भी हमने किया। तो स्ट्रिक्टली जो हमने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपके ये स्लैब्स के अंदर होना चाहिए, तो वो स्ट्रिक्टली उसका पालन भी कर रहे हैं। और आगे जाते हुए हमें एक सिचुएशन देखना है कि सेक्टर भी वायबल रहे, पैसेंजर्स को भी सही दाम पे टिकट मिले और उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल एविएशन का सेक्टर भी ग्रो करे। तो ये एक ही साइड से हम ना देखें पर सारे कोने से हम देखें और बैलेंस करें और उसका सेंटर हम पैसेंजर्स को रखें। सेंटर पे पैसेंजर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, उसका राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और हमें देखना है कि सेक्टर भी वायबल रहे, सेक्टर भी ग्रो करता रहे। तो ये एक इस तरह की चीज है जहां सारे स्टेक होल्डर से मिलने के बाद, उनके साथ थरोली डिस्कस करने के बाद जो एग्जिस्टिंग है उसको भी किस तरह से रिवाइज करें, एक प्रोसेस रहेगा। और इसके बाद जरूर जब हम इस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर आएंगे तो जरूर उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए आगे आने वाले समय में इसके ऊपर जरूर कुछ निर्णय हम लेंगे। जी, थैंक यू सो मच। आपने आज इतना समय निकाला, लेकिन देखिए ये जरूरी था क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे और लोग आपसे सुनना चाहते थे, इंडिगो से नहीं सुनना चाहते थे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब उन्हें जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर जी। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर इस समय हमारे साथ थे और जितने भी सवाल हमारे दर्शक हमें भेज रहे थे, वो जो जानना चाहते थे, वो सारे हमने आपके लिए पूछे हैं। इंडिगो लगातार माफी मांग रहा है, लेकिन उसे जो नुकसान होना था वो हो चुका। उसे पैसे का नुकसान हुआ, उसे नाम का नुकसान हुआ, यात्रियों को रिफंड करना पड़ा, यात्रियों को होटल्स में ठहराना पड़ा और पिछले 1 हफ्ते में इंडिगो का जो शेयर है वो 16% यानी करीब 900 रुपए गिर चुका है और आज इसके शेयर में और बड़ी गिरावट आई है और यह लगभग 9% टूट गया। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से एक कड़ी चेतावनी। मूडीज के मुताबिक फ्लाइट्स कैंसिलेशन, रिफंड्स और यात्रियों को हुई दिक्कतों की वजह से इंडिगो को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है और इंडिगो पर डीजीसीए जुर्माना भी लगा सकता है। यह पूरा संकट इंडिगो की छवि के लिए बहुत नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात है कि मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि इंडिगो ने पायलट्स और क्रू मेंबर्स की हायरिंग में देरी की और इसी वजह से इंडिगो की ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी की जो रेटिंग है वो 3 से घटाकर अब 4 कर दी गई है, यानी उनकी रेटिंग कम हुई है। ह्यूमन कैपिटल श्रेणी का मतलब होता है किसी संस्थान में काम करने वाले लोगों का नॉलेज, अनुभव और उनकी काबिलियत। सामान्य तौर पर जब किसी कंपनी की रेटिंग किसी कैटेगरी में घटती है तो भविष्य में जो बड़े निवेशक होते हैं उस कंपनी पर भरोसा कम करते हैं या फिर कंपनी को कर्जा लेने में बाहर से दिक्कत होती है और ये सारी परेशानियां अब इंडिगो को झेलनी पड़ेंगी, ये सारी परेशानियां उनके सामने आएंगी। हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जिनके बारे में हवाई यात्रियों को पता ही नहीं होता। हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं जिन्हें पैसेंजर चार्टर कहा जाता है। एक पैसेंजर चार्टर बनाया गया है जिसके बारे में आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको इस पैसेंजर चार्टर के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में देखिए, यह है पैसेंजर चार्टर और इस पैसेंजर चार्टर में बहुत सारी चीजें साफ साफ लिखी हैं जो आपको नहीं पता। जैसे इसमें लिखा है, अगर आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे की है और आपकी उड़ान में 2 घंटे की देर हो जाती है तो एयरलाइन को आपको मुफ्त में खाना देना पड़ेगा। अगर किसी फ्लाइट के समय में 6 घंटे से ज्यादा का बदलाव होता है तो इसकी जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी और अगर कोई यात्री बदलाव के बाद
नए फ्लाइट के टाइम के लिए तैयार नहीं है तो उसे पूरा पैसा रिफंड करना होगा, या उसे 6 घंटे में यात्रा करने के लिए दूसरे फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी। अगर किसी फ्लाइट की देरी की सूचना 24 घंटे पहले दी जाती है और इसके बाद भी फ्लाइट 24 घंटे लेट हो जाती है तो आपको होटल में ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिस फ्लाइट का समय रात को 8 बजे से 3 बजे के बीच है और ऐसी फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो भी आपको होटल दिया जाएगा रुकने के लिए। लेकिन हमारे देश में शायद ही कभी ऐसा होता होगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपकी फ्लाइट कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कई बार लेट हुई होगी और बहुत बार एयरलाइन की गलती से हुई होगी। लेकिन कब ऐसा हुआ जब एयरलाइन के लोग आपके पास आए हों और उन्होंने कहा होगा कि हम आपको भोजन कराते हैं, आपको कुछ रिफ्रेशमेंट देते हैं, या हमने होटल में आपके ठहरने की व्यवस्था की है ताकि आपको असुविधा ना हो। हवाई यात्रियों के और कुछ अधिकारों के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। अगर एयरलाइंस की गलती से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो आपको 10,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा जब आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई होगी क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है ये देर से आई, आपको पता ही नहीं है, लेकिन तब आप मुआवजा ले सकते हैं। ओवर बुकिंग होने की वजह से अगर आप उड़ान नहीं भर पाते तो 1 घंटे के अंदर एयरलाइन को दूसरी फ्लाइट टिकट आपको देनी होगी या फिर उसका मुआवजा देना होगा। डिपार्चर एयरपोर्ट या डिपार्चर टर्मिनल बदलने, फ्लाइट के डायवर्जन जैसी समस्याओं को लेकर भी कई नियम हैं। इंडिगो आज 5,000 और 10,000 रुपए का जो मुआवजा दे रहा है वो नियमों के मुताबिक ही दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। ये सब नियम में लिखा हुआ है और आज तक इंडिगो जैसी जो एयरलाइन है वो आपको इन नियमों के बारे में पता नहीं चलने देती, आपको पता नहीं है और इसीलिए ये एयरलाइन कभी भी आपको कोई मुआवजा देती ही नहीं है। वरना जो इनकी हालत है, इन सारी एयरलाइंस को हर रोज लाखों करोड़ों रुपया तो मुआवजे में देना पड़ेगा। इस बार क्योंकि संकट बहुत बड़ा था, मीडिया में आ गया, हेडलाइन इतनी बड़ी बन गई और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, लाखों लोग परेशान हो गए, इसलिए सरकार के दबाव में आकर इंडिगो ये मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है। बल्कि ये मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। ये सब नियमों में लिखा हुआ है। हवाई यात्रियों को इन नियमों की जानकारी नहीं होती और ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस इसी का फायदा उठाती हैं। इसी साल मार्च में डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह आदेश दिया था कि वो अपने हवाई यात्रियों को इन अधिकारों के बारे में मैसेज भेजकर पूरी जानकारी दें। आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसे मैसेज शायद आए ही नहीं होंगे या हो सकता है कुछ को आए हों। इसीलिए आप सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जाइए और वहां से ये पैसेंजर चार्टर के जो नियम हैं इन्हें आप डाउनलोड करिए। ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कागज पेन से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए। कैसे आप इस पैसेंजर चार्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी विधि हमने आपको बताई है। आपको ये पैसेंजर चार्टर जरूर डाउनलोड करना चाहिए और इस पैसेंजर चार्टर में आपके सारे अधिकार लिखे हुए हैं। अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है तब क्या करना है, हर चीज देखिए। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जैसे मेरे पास ये है, इसमें लिखा है फ्लाइट डिलेज। अगर फ्लाइट डिले हुई है और वो बताता है यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइन एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर इन केस ऑफ फ्लाइट्स हैविंग अ ब्लॉक टाइम ऑफ अप टू 2.5 hours। तो एक सिनेरियो ये है, या फिर 3 घंटे या उससे ज्यादा की फ्लाइट है तो उसके लिए अलग है। और इसमें लिखा है आपका अधिकार क्या है, यू मस्ट बी ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज मील्स एंड रिफ्रेशमेंट इन रिलेशन टू वेटिंग टाइम। तो अगर आपकी फ्लाइट 2 घंटे या उससे ज्यादा की है और आपका जो फ्लाइट अगर डिले हुई है 2 घंटे से ज्यादा की, उसकी देरी है, तो एयरलाइन को आपको मुफ्त खाना देना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। फिर है इफ योर डोमेस्टिक फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाय मोर देन 6 hours, अगर 6 घंटे से ज्यादा हो जाती है तो आपके राइट्स क्या हैं, rescheduled time should be communicated to you more than 24 hours prior to original scheduled departure time, और alternate फ्लाइट है
उसका ऑप्शन ये एयरलाइन आपको देगी या फिर आपके टिकट का रिफंड करेगी। और सिनेरियो 3 भी इसमें लिखा हुआ है, अगर 24 घंटे इसके अंदर लिखा है कि द एयरलाइन एक्सपीरियंसेस अ डिले इन फ्लाइट डिपार्चर कम्युनिकेटेड मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू इट्स ओरिजिनल शेड्यूल टाइम, तो उसमें आपको फ्री होटल अकोमोडेशन भी मिलेगा। इस तरह के इसमें बहुत सारे सिनेरियोज लिखे हुए हैं कि 2 घंटे लेट होती है तो क्या होगा, 6 घंटे लेट होती है तो क्या होगा, अगर आपको पहले से नहीं बताया जाता, कनेक्टिंग फ्लाइट आपकी छूट जाती है तो क्या होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इसे आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इन एयरलाइन कंपनियों से मुआवजा भी मांगिए और इन पर पूरा दबाव डालिए। आपको एक जागरूक ग्राहक बनना ही पड़ेगा। हमारे देश में ग्राहक को भगवान से कम नहीं समझा जाता, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कई कंपनियां ग्राहकों को भगवान तो छोड़िए, इंसान भी नहीं समझती। 2 दिसंबर से इंडिगो ने यात्रियों के साथ जो किया उससे साफ दिखता है कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ग्राहक कहीं भी नहीं है, कस्टमर यात्री कहीं है ही नहीं, सिर्फ उनसे पैसा लेना है। अगर इंडिगो को अपने कस्टमर्स की परवाह होती तो करीब 15 लाख हवाई यात्रियों को इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़ती। प्रायोरिटी चेक इन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लेने वाली इंडिगो के लिए आज मुनाफा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्रॉफिट ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपको याद होगा इस साल जून में अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, 260 लोगों की जान गई। इस हादसे के बाद लोग डर गए थे, हवाई यात्राओं को टाल रहे थे, हवाई जहाज में बैठने से डर लगता था। इस हादसे के लिए बीच में तो कई लोगों ने पायलट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। यह कहा जा रहा था कि पायलट्स लगातार उड़ान भरने की वजह से थक रहे हैं और इसी वजह से 1 जुलाई से हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नया रूल लागू किया। नए नियमों के मुताबिक पायलट्स को ज्यादा आराम दिया जाएगा, क्रू मेंबर्स की ड्यूटी में भी बदलाव किए जाएंगे, उन्हें भी ज्यादा आराम दिया जाएगा। पायलट्स भी लंबे समय से शिकायत करते आ रहे थे कि ज्यादा काम की वजह से उन्हें रेस्ट नहीं मिलता। दिन रात अलग अलग टाइम जोन्स में काम करने से वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। जब एक पायलट फ्लाइट उड़ा रहा होता है तो उसके कंधों पर कई 100 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। कॉकपिट में एक भी गलती सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, एक भी गलती। कोई भी हवाई यात्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी फ्लाइट को उड़ाने वाला पायलट शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ है। इसलिए FDTL का नियम हवाई यात्रियों यानी आपके और पायलट्स दोनों के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन इंडिगो इस नियम को टालता रहा। आज भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का एकाधिकार है, 64% से ज्यादा उसका मार्केट शेयर है। आज देश के हर हवाई यात्री को यह पूछने का हक है कि बिजनेस में नैतिकता या सामाजिक जिम्मेदारी होती है या नहीं। जापान में अगर फ्लाइट या ट्रेन लेट हो जाए तो यात्रियों को मैसेज भेजकर ये कंपनियां माफी मांगती हैं, लेकिन हमारे देश में लाखों हवाई यात्रियों ने घंटों तक एयरपोर्ट्स पर इंतजार किया और इंडिगो आज भी इस संकट के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहा। कि आज कंपनियों के लिए मुनाफा और कमाई का बैलेंस शीट ही सब कुछ है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या हर यात्री से सिर्फ पैसा ही कमाना है? फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई, इसके बारे में हमारे दिल्ली के एक दर्शक ने हमें चिट्ठी लिखी है। इस दर्शक का नाम है दिनेश जैन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सबके साथ होता है। एक चिट्ठी आज मैं ले रहा हूं। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जागरूक हैं। ये हमारे दर्शक हैं दिनेश जैन, जिन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि मैं आपका शो नियमित रूप से देखता हूं, इंडिगो में जो कुछ हो रहा है वो भी मैं लगातार देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहता हूं। With this letter, I wish to bring to your knowledge that Air India did almost the same thing with me. मेरे साथ एयर इंडिया ने बिल्कुल वही काम किया। और वो लिख रहे हैं कि 1 जुलाई को इस साल एयर इंडिया डीबोर्डेड मी फ्रॉम अ कंफर्म्ड ऑपरेटिंग डायरेक्ट फ्लाइट जो सैन फ्रांसिस्को और दिल्ली के बीच थी, क्लेमिंग दैट इट वाज कैंसिल्ड and involuntarily changed my itinerary and put me on an indirect flight via Zurich, causing me immense inconvenience and delay of 28 hours. मतलब इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसके बाद इन्हें किसी दूसरी फ्लाइट में बैठा दिया गया जो फ्लाइट किसी और जगह से होते हुए आ रही थी, और इन्हें 28 घंटे की देरी हुई। तो डिले ऑफ 28 आवर्स इन डिपार्चर में 28 घंटे की देरी और अराइवल में 32 घंटे देर से ये यहां पर पहुंचे।
और ये कह रहे हैं कि उसके बाद से सिंस देन आई हैव रिटन सेवरल ईमेल्स टू देयर कस्टमर केयर नोडल ऑफिसर एंड एपेलेट अथॉरिटी ऑल विच हैव रिमेन्ड अनआंसर्ड टिल डेट। तो सोचिए, ये एक यात्री है एयर इंडिया का जो ये कहता है कि मेरी फ्लाइट को उन्होंने कैंसिल कर दिया, 28 घंटे फ्लाइट लेट हुई, 32 घंटे देर से मैं पहुंचा, मैंने कस्टमर केयर को बात की, नोडल ऑफिसर को बात की, सबसे बात करने की कोशिश की, मेरी किसी भी ईमेल का फोन का जवाब नहीं आया। माई केस इज सिमिलर टू इंडिगोज केस वेयर कस्टमर आफ्टर बाइंग अ टिकट फ्रॉम हिज हार्ड अर्न्ड मनी इज एट द मर्सी ऑफ द एयरलाइन। तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ है कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से ये टिकट खरीदा और उसके बाद हम पूरी तरीके से एयरलाइन की दया के पात्र बन जाते हैं। एयरलाइन जो चाहती है हमारे साथ वैसा ही करती है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि मे आई विद दिस लेटर रिक्वेस्ट यू टू गिव मी जस्ट, वो मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन मैंने ये पूरी जो उनकी समस्या है ये आपके सामने रख दी। तो इसलिए एयरलाइन कोई भी हो, ये तो एयर इंडिया है, इंडिगो हो या कोई और हो, ये सब सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है। इसलिए आज हमारे इस दर्शक की ये चिट्ठी मैं आप सबके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, जिसे एयर इंडिया ने बहुत परेशान किया। एयर इंडिया अगर चाहे, अगर वो सुन रहा है तो श्री दिनेश जैन से वो संपर्क कर सकते हैं। ये दिल्ली में रहते हैं। आप सब जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और इसके 150 वर्ष पूरे होने पर आज संसद में इस पर एक विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत की और आज दो बड़ी बातें कही। पहला, कांग्रेस ने तुष्टीकरण करने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े किए थे और दूसरा, पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में काम किया और जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज की खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई।
और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। हमारे यहाँ हर चीज में मजहब को ढूंढ लिया जाता है, फिर चाहे वो फिल्म हो या फिर हमारा राष्ट्रगीत। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी धर्म खोज लिया जाएगा और इस पर हमारे नेता फिर राजनीति शुरू कर देंगे? अभी हाल ही में संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान कुछ ऐसे सांसद थे जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले ये देखिए। हमारे जज्बात की भी कदर की जानी चाहिए। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा मैं बताऊंगा क्यों। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। लेकिन एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के सामने झुके, नहीं झुक सकते हैं प्रॉफिट के। हमारा झुकना जो है, हमारा प्रोस्टेट होना जो है, वो सिर्फ एक अल्लाह के पास, और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। किसी डीटी के सामने, किसी भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता। वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है। मगर हम पे थोपिए मत, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए, आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आप पढ़ो वंदे मातरम, मुझे कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम के जो शब्दावली है उसके ऊपर हमारा मजहबी वो है। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप नमाज पढ़ो, मैं आपको कह दूंगा कि नमाज पढ़ो, आप नहीं कह सकता। तो ऐसे ही वंदे मातरम की शब्दावली से आप पढ़िए ना, आप करिए। आप हमारे यहाँ सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है, और सजदा इसी जमीन पर होता है। बिला वजह के तमाशा क्यों है भाई? आप इन सांसदों की राय से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज की खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
आपने आजकल ध्यान दिया है कि इन दिनों शादियां कितनी आसानी से टूट जाती हैं, रिश्ते कितने टूट रहे हैं। कई रिश्ते तो शादी से ठीक पहले टूट जाते हैं। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जब शादी होने से ठीक पहले ही रिश्ता टूट गया। दिल टूटने की कहानियां लगातार बढ़ रही हैं और इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी लोग आजकल बहस कर रहे हैं कि आखिर रिश्तों को क्या हुआ है। एक दौर था जब पहले इश्क होता था और इश्क के बाद शादी होती थी। रिश्ते धीरे धीरे बनते थे, समय के साथ मजबूत होते चले जाते थे और शादी को जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आखिरी मंजिल माना जाता था। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग हो चुका है। आज जेन ज़ी के लिए इश्क एक T20 मैच की तरह है। आजकल रिश्ते फटाफट शुरू होते हैं और फटाफट टूट भी जाते हैं और जेन ज़ी के ज्यादातर युवा लंबे समय यानी शादी जैसी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। युवाओं के मन में यह बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। और यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, यह आज की पीढ़ी की सोच, उनका डर और बदलते रिश्तों की हकीकत है। और इसी से एक शब्द बना है जिसका नाम है गेमोफोबिया। देखिए, ये वो शब्द है, आपने पता नहीं इसका नाम सुना होगा या नहीं। गेमोफोबिया यह शब्द आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती है। गेमोफोबिया का मतलब है शादी का डर, कमिटमेंट का डर, और इस डर का हमारी पूरी जेन ज़ी शिकार हो रही है। यह वो पीढ़ी है जिसे बचपन में लव स्टोरीज तो सुनाई गई थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो हकीकत कुछ और ही दिखाई दी। उन्हें प्रेम कहानियों में धोखा और टूटे हुए रिश्ते मिले। अब सच्चाई यह है कि आज युवा शादी का नाम सुनते ही पहले उसके खतरे और चुनौतियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में भावनाएं कम और डर ज्यादा है। उनके अंदर इस बात का भय है कि अगर हम रिश्तों पर भरोसा करेंगे तो शायद आखिर में धोखा मिलेगा। आज अगर कोई रिश्ता बिना धोखे के टिकता है तो लोग उनसे कहते हैं कि आप किस्मत वाले हैं। अगर आपको कोई ऐसा कपल मिल जाए जिसका रिश्ता लंबे समय तक चल रहा है, कोई शादीशुदा लोग ऐसे मिल जाएं जो लगातार 20, 30, 40, 50 साल पूरे कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं आप लकी हैं, कितने किस्मत वाले हैं। वैसे दौर कोई भी रहा हो, रिश्तों की नींव हमेशा एक ही चीज पर रही है और वो है भरोसा, ट्रस्ट। और आज के दौर में यह भरोसा एक डायमंड की तरह बन चुका है जो बेशकीमती भी है और रेयर भी है। कुछ आंकड़े देखिए जो आज के रिश्तों की रियलिटी को डिकोड करते हैं। एक नए सर्वे के अनुसार भारत में 51% लोग मानते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक रिश्ता महसूस ही नहीं करते। 44% जेन ज़ी का मानना है कि वो अक्सर किसी रिश्ते में होने के बाद भी किसी और से रिश्ता बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। यानी एक पार्टनर है लेकिन अब अगले पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। और यही वजह है कि जेन ज़ी के युवा अब कमिटमेंट से डरने लगे हैं। एक और सर्वे के अनुसार 40% जेन ज़ी और मिलेनियल्स शादी ही नहीं करना चाहते, यानी शादी से डरते हैं और वो गेमोफोबिया के शिकार हो चुके हैं। वर्ष 2025 में शादीशुदा लोगों पर एक सर्वे के मुताबिक 53% लोगों ने माना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या रह चुका है। गेमोफोबिया की कई वजहें हैं। पहला, डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया। इसकी वजह से लोगों के पास हमेशा कई विकल्प मौजूद रहते हैं। आज आप डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया की वजह से किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, इसलिए लोगों के पास विकल्प बहुत आ गए हैं। दूसरा, सेल्फ ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जेन ज़ी रिश्तों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शादी के बंधन से उनकी अपनी आजादी, अपना करियर, अपनी जिंदगी छिन जाएगी। और तीसरा, रिश्तों में जिनका एक बार भरोसा टूटता है फिर वो किसी और को मौका देकर फिर से रिस्क नहीं लेना चाहते। और बड़ी बात यह है कि समय के साथ ये डर बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद अगली पीढ़ी ये भी कहना शुरू कर दे कि उनके लिए शादी जरूरी ही नहीं है। और वो समय ऐसा होगा जब शादी की जो तस्वीरें हैं आप सिर्फ फिल्मों में देखेंगे और सीरियल्स में देखेंगे। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।